अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद जनाब नवाज़ शरीफ 4 साल की ख़ुद इख्तियार करदा एग्ज़ाइल के बाद बिलाखिर वापस पाकिस्तान आज पहुंच गए। उन्होंने यहाँ पहुंच के एक जलसे से भी ख़िताब किया। तो उनके यहाँ वापसी के बाद जो फ़ौरी तासरात है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनके आने से पहले एक तज्ज़िया करते हुए मैंने ये बात कही थी कि उनको 3 फौरी किस्म के चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। पहला चैलेंज तो ये होगा कि उन्हें अदालत और कानून का सामना करना पड़ेगा, और फौरी चैलेंज ये होगा कि वो फौरी तौर पर अपने आमद के बाद गिरफ़्तारी से बच जाए, यानी उनको कोई ऐसी हिफाजती ज़मानत मिल जाए जिसकी वजह से उन्हें गिरफ़्तार न करना पड़े पुलिस को और नैब को। ये चैलेंज तो उनके आने से पहले ही मीट हो गया था। अदालतों ने उनको, ये बाज़ लोगों के ख़्याल में बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था और बाज़ लोगों के ख़्याल में इसकी पहले भी मिसाल मिलती थी, लेकिन बहरहाल उनकी लीगल टीम ने कामयाबी के साथ हाई कोर्ट से भी और फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट से भी, एंटी करप्शन कोर्ट से भी, उन दोनों से ये हिफाजत के इंतज़ामात कर लिए थे और उनकी गिरफ़्तारी का फिर कोई चांस बाकी नहीं रह गया था उनकी आमद के ऊपर। तो पहला तो चैलेंज उनका इस तरह से बीट हो गया था, उसका उन्होंने बड़ी कामयाबी से सामना कर लिया था। दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि उनकी आमद के ऊपर उनकी पार्टी ने फ़ौरन एक जलसे का एहतमाम किया हुआ था। तो वो जलसा क्या इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाएगा और वो जलसा कामयाबी के साथ कंडक्ट हो जाएगा, उसके इंतज़ामात ठीक होंगे कि एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस जलसे को देखने के बाद जो उसके मुबस्सरीन की राय है और जो उनके विजुअल्स को मैंने देखा है, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि तादाद कितनी थी और उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, लेकिन मीनार पाकिस्तान में होने वाले बड़े जलसों से उसे कंपेयर किया जा सकता है। तो जो तवक्को जिस कामयाबी की PMLN कर रही थी, वो कामयाबी उन्हें हासिल हो गई है। यानी एक बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया और वो मजमा चार्ज था, पुरजोश था, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए थे और पार्टी ने बड़ी कोशिश भी की थी, इस पर कोई शक नहीं। और मेरा तासुर ये था कि इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करना पार्टी के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये पार्टी इतने वोट लेती रही है लाहौर में भी, पंजाब में भी। तो यहाँ पंजाब के गढ़ में अपनी ताकत के मरकज़ में इतने लोगों को इकट्ठा करना ऐसे नाजुक मरहले पर, जहाँ ये मजमे का इकट्ठा ना होना उनके लिए एक बहुत बड़े नुकसान का सबब हो सकता है। तो मेरे ख्याल में वो इकट्ठे कर लेंगे और वाकई उन्होंने इकट्ठे कर लिए, और ये दूसरा चैलेंज भी उन्होंने कामयाबी के साथ फेस कर लिया। तीसरा जो सबसे मुश्किल चैलेंज था वो था कि वो यहाँ पहुँचने के बाद कहेंगे क्या, क्योंकि उनकी पार्टी के माजी के अंदर जो मुश्किल हालात से गुजरी है, यानी जब से उन्होंने तहरीक एतमाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाबी से उसको पास कराया है, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत में एक कोलिशन गवर्नमेंट आई थी। उसका फेस चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ ही था की पार्टी ही थी, शहबाज शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म थे, लिहाजा उसके बारे में जो कारकर्दगी का तासुर था वो भी इसी पार्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा गहरा सब्त हुआ था। तो इस पार्टी की कारकर्दगी पिछले 16 महीने के अंदर, अपनी कोलिशन की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं थी। कारकर्दगी अच्छी भी रही हो तो नताइज कोई अच्छे नहीं थे, यानी बावजूद बेहतरीन कोशिश के भी महंगाई बढ़ी, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हुई, बिजली के नर्ख बढ़ गए, हर चीज़ के अंदर महंगाई हो गई, गुर्बत बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, मुल्क के अंदर बेबसी का एक तासुर पैदा हुआ कि हम अब गिरफ़्तार हैं हालात के और बैनुल-अक़वामी इदारों के। तो एक मायूसी और एक इंतहाई मुस्तक़बिल के बारे में एक ये ख्याल कि अभी हालात बेहतर नहीं हो सकते, ये सारा कुछ इस 16 माह के अंदर पैदा हुआ।
तो नेचुरल बात थी कि उसकी जो रिएक्शन था उसका सामना भी PMLN को करना पड़ना था और नवाज शरीफ साहब को करना पड़ना था। तो अब वो कैसे आके लोगों को फेस करेंगे, वो क्या कहेंगे कि किस बुनियाद पे मैं आपकी हिमायत चाहता हूँ, किस बुनियाद पे मैं आपसे आपका वोट मांगता हूँ और आइंदा पावर में आने के लिए आपसे अपील कर रहा हूँ, किस बुनियाद पे वो कहेंगे। आम मुस्लिम लीगी और मुस्लिम लीगी कारकुन तो ये सोच के बहुत मुश्किल में थे कि क्या कहा जाएगा, किस तरह से लोगों से बातचीत की जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो एक बहुत कामयाब मकालमा था लोगों के साथ। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जैसे ये जमात पिछले 4 साल से बल्कि 6 साल से कोई इसकी आवाज़ नहीं थी, ये गोगी जमात थी। बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग के मौजूदा सदर शहबाज शरीफ साहब भी खिताब करते थे और लोग भी गुफ्तगू करते थे, टेलीविज़न के ऊपर इनको बहुत सा वक्त मिलता था, मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर ये बातें करते थे, बहुत शोला बयान मुकर्रर ख्वाजा आसिफ जैसे भी बात करते थे और लॉजिक के साथ बात करने वाले हसन इकबाल साहब भी आते थे। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ, मुझे इसका एतराफ़ करना चाहिए कि ये जमात गालिबन पिछले 6 साल में वॉइसलेस थी, गूंगी थी, इसकी कोई आवाज़ नहीं थी। आज पहली बार 6 साल में इस जमात ने अपनी आवाज़ रीगेन की है, हासिल हुई है। आप मुस्लिम लीग से इख्तलाफ करते हो या इत्तफाक करते हो, और मैं एक बिल्कुल गैर जानबदार मुबस्सिर की हैसियत से, तजज़ियाकार की हैसियत से बात कह रहा हूँ कि ये आप उससे इत्तफाक करें या ना इत्तफाक करें, लेकिन आवाज़ इस जमात को पिछले 6 साल में मेरे ख्याल में पहली बार हासिल हुई है। तो आज उनकी जो तकरीर थी उसके चीदा नकात तो मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये तीसरा चैलेंज भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने और ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ फेस कर दिया है। इन मुश्किल हालात में इससे बेहतर अंदाज में अपना पहला पैगाम आवाम को और कौम को नहीं दिया जा सकता था जो उन्होंने दिया है, और वो अपने मखसूस अंदाज में बोले हैं, कोई नया अंदाज भी उन्होंने अपनाया नहीं है। लेकिन जो पैगाम और उस पैगाम में जो मुख्तलिफ पैगामात उसका हिस्सा थे वो उन्होंने जिस तरह से बयान किया है, मैं समझता हूँ कि उससे उनकी आवाज़ वापस आ गई है और उनको एक कम्युनिकेशन का एक पैड मिल गया है जिसकी बुनियाद पर खड़े होके, जिसके ऊपर खड़े होके वो आइंदा अगले 99 दिन के अंदर, अगर इस मफरूज़े पे मैं कह रहा हूँ कि अगले हमारे आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के बताए हुए निज़ामुल औक़ात के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते हैं, और जनवरी के आखिरी हफ्ते में चूँकि इतवार 28 जनवरी को आता है, तो मैं समझता हूँ कि आज से कोई 99 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। तो इन 99 डेज़ के अंदर जो वो बयानियाँ अपनाएंगे, जिस अंदाज में कम्युनिकेट करेंगे अवाम के साथ, अपनी पार्टी के वर्करों के साथ, आज का उनका ये बयानिया उसकी एक बुनियाद फराहम कर देता है। तो ये इब्तदाई तौर पे, फौरी तौर पे जो चैलेंज हैं तीन, वो तीनों कामयाबी के साथ मुस्लिम लीग नवाज ने और नवाज शरीफ साहब ने फेस कर लिए हैं। लेकिन आने वाला हर दिन जो 99 डेज़ में से हर रोज़ होगा वो एक चैलेंज होगा, वो एक इम्तिहान होगा, क्योंकि पार्टी के बारे में एक तासुर भी मौजूद है और उसकी मुखालिफ पार्टी PTI की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और मौसर बयानिया पहले से बना हुआ है इस पार्टी के ख़िलाफ़। और उस बयानिए को पिछले दिनों के अंदर जो हुकूमत ने, PDM की हुकूमत के दौर में जो महंगाई हुई है और जो मिसमैनेजमेंट हुई है और जो वॉइसलेसनेस का मुजाहरा हुआ है, उसकी वजह से जो इस बयानिए को, PTI के बयानिए को जो कुव्वत हासिल हो गई थी, उसका सामना करना कोई आसान काम नहीं होगा। बावजूद इसके कि इमरान खान साहब इस वक्त मैदान में मौजूद नहीं होंगे, वो कैंपेन नहीं कर रहे होंगे और पार्टी भी PTI के ऊपर भी बहुत सा
प्रेशर है और वो पार्टी भी अपने पूरी मौसर तरीके के साथ कैंपेन में हिस्सा नहीं ले पाएगी। इसके बावजूद इस पार्टी की सपोर्ट बेस बहुत है और इसका बयानिया बहुत मौसर अंदाज में सोशल मीडिया के साथ के तवस्सुत से, अगर कोई दूसरा मीडियम ना भी हो, बहुत फैल चुका है। तो लिहाजा उस तासर को ज़ायल करना और फिर अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को कन्विंस करना, उनको अपने ख्वाबों में शरीक करना और उनके जहनों से ये जो इस वक्त तलखी है महंगाई की, बेरोज़गारी की, गुर्बत की, उसको कुछ दिनों के लिए उनको भुला देना, ये कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन आज की ये तकरीर के बाद मुझे एहसास ही होता है कि यह अब नामुमकिन नहीं है। मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। उनकी तकरीर की सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम बात थी, वो उम्मीद थी। और वाकई उसके बारे में जो उन्होंने कहा था कि उम्मीद का पैगाम होगा, वो वाकई उम्मीद का पैगाम था। एक डिस्पॉन्डेंसी है, एक मायूसी है, एक मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल है अवाम के अंदर, बल्कि अवाम क्या ख्वास के अंदर भी। तो ऐसे में एक उम्मीद की छोटी सी किरण भी दिखा देना और वो पैदा कर देना भी बहुत बड़ा कारनामा है। और मेरे ख्याल में आज नवाज शरीफ साहब ने जिस एतमाद के साथ ये बातें की हैं, उससे उम्मीद की कई किरणें फूटी हैं। इसलिए सबसे बड़ा पैगाम मैं उनकी तकरीर का समझता हूँ कि उम्मीद था। उम्मीद की किरणें उन्होंने कुछ फरोज़ा की हैं और ये भी मामूली बात नहीं है इन हालात के अंदर। फिर वो उनकी तकरीर में बहुत से और एलिमेंट्स थे। अगर आप फ़न तकरीर के तालिब इल्म हैं तो आपको इस तकरीर को बार बार सुनना चाहिए और इस तकरीर के अंदर छुपे हुए पैगामात के ऊपर भी गौर करना चाहिए। ये दुरुस्त है कि उन्होंने ये तय कर लिया था अपनी पार्टी के इसरार के ऊपर कि वो ना तो माजी के किसी एहतसाब की बात करेंगे और ना ही उन तमाम लोगों को हर्फ तनकीद बनाएंगे बज़ाहिर जिन्होंने माजी में इनके साथ वो सलूक किया, जिसके बारे में वो अपने गुज़श्ता चंद जलसों के अंदर उनके नाम लेके भी तनकीद करते रहे हैं। तो आज उन्होंने अपनी तकरीर में किसी का नाम नहीं लिया और कोई ऐसी ओपन तनकीद भी नहीं की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक वार्निंग ज़रूर दी है अपनी गुफ्तगू में। उन्होंने एक शेर पढ़ा है और उस शेर में ये वार्निंग मौजूद है कि गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क से बैठे हम तहैया तूफ़ान किए हुए, बैठे हम तहैया तूफ़ान किए हुए। तो एक तूफ़ान का जो तहैया है उसके बारे में एक वार्निंग नवाज शरीफ साहब ने अपनी आज की तकरीर में बड़े गैर महसूस तरीके से, बड़े नरम अंदाज में, बहुत सॉफ्टली ये बता दिया है कि वो ऐसा नहीं है कि वो तूफ़ान का तहैया नहीं किए हुए और वो तूफ़ान पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद सुलह जोई और सब मिल के काम करने की पैगाम भी दिया है। तो यूँ उसका एक अंदर पैगाम भी है कि हमें छेड़ना ना, हमें छेड़ने की कोशिश ना कीजिएगा, हमें काम करने दीजिएगा। और माजी में भी शिकायत कह रही थी कि उन्हें छेड़ा जाता था, काम नहीं करने दिया जाता था। तो ये वार्निंग आज भी उनकी तकरीर में मौजूद थी, बहुत सॉफ्ट तरीके के साथ, लेकिन बड़े वाज़े तरीके के साथ। और उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा लोगों को कहा कि इस शेर को तवज्जो से सुने। जब वो शेर उन्होंने पढ़ा, गालिब का ये शेर, और फिर उन्होंने अपनी तकरीर में ये दुरुस्त है कि कोई बड़ा स्ट्रांगली उन ताकतों को ललकारा तो नहीं है, लेकिन उन ताकतों की याद दहानी ज़रूर कराई है, उसका तज़किरा ज़रूर किया है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको पहले 3 बार हटाया और उनको काम नहीं करने दिया। ये उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा इस बात का तज़किरा किया। तो इसलिए वो इस बात को फरामोश नहीं किया उन्होंने कि जिन लोगों ने उनको काम करते हुए हटाया, उनका उन्होंने जिक्र किया और लोगों को कहा कि वो कौन लोग थे, ये सवाल किया ताकि लोगों को याद आ जाए कि वो कौन लोग थे। फिर उन्होंने धरने के ज़माने की भी बात की कि वो कौन लोग थे जिन्होंने धरना दिया और उनकी हुकूमत को हटाने की कोशिश की। तो वो पूरे उसके जो सिलसिला था वो कनेक्ट कर रहे थे उन लोगों के साथ
जिन्होंने उनकी हुकूमत को गिराया, उसके लिए उनको मज़ीद मेरे ख्याल में तफसील में जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए कि वो इतनी बार पहले कहा जा चुका है उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, कि लोगों ने इमीडिएटली उसको करेक्ट कर लिया होगा कि वो किसकी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी तकरीर में बड़े मौसर अंदाज में अपनी मजलूमियत की दास्तान भी सुनाई कि किस तरह वो बार बार गिरफ्तार हुए, किस तरह अयाम असीरी में उनके साथ क्या कुछ बीती, किस तरह से उनकी जलावतनी में उन्होंने कई साल गुजार दिए। फिर इस दौरान उन्होंने अपने वालिद को खोया, अपनी वालदा को खोया, अपनी बेगम को खोया, और फिर वालिद और वालदा को वो उनके फ्यूनरल में भी शरीक ना हो सके, उनको कब्र में उतारने का भी मौका उन्हें ना मिल सका। तो ये सारी बातें उन्होंने बयान की। फिर उन्होंने ये भी बयान किया कि उनकी बेटी को अयाम असीरी में किस तरह से उनकी बेटी की वालदा यानी इनकी बेगम को उनकी वफ़ात की जब खबर आई, तो उस वफ़ात से पहले वो किस तरह से बेबसी का आलम था कि वो टेलीफोन के ऊपर बात करने की दरख्वास्त उनके जेल सुपरिटेंडेंट ने कबूल नहीं की, और उसके 2.5 घंटे के बाद उनकी वफ़ात की इतला आई, इतला इन तक पहुँची। फिर इन्होंने इसरार किया कि मैं ही जाके अपनी बेटी को बताऊंगा, बेटी को बताया। तो ये सारा वाक़या उन्होंने बयान इस तरह से किया है कि उनकी मजलूमियत की एक पूरी तस्वीर मजमे के सामने खिंच के आई होगी और लोगों के सामने भी खिंच के आई होगी। तो ऐसे माहौल में जबकि नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ एक माहौल बना हुआ था, ऐसे में उनकी मजलूमियत की ये दास्तान यकीनन कुछ लोगों को अपने माइंडसेट को तब्दील करने में शायद कारगर साबित होगी। फिर उन्होंने अपनी साबिका कारकर्दगी का भी अयादा किया कि उन्होंने किस तरह से अपनी साबिका हुकूमत के अदवार में तरक्की की, किस तरह से प्रोजेक्ट लगाए, मोटरवे की बात उन्होंने की, मेट्रो की बात उन्होंने की, ऑरेंज ट्रेन की बात उन्होंने की, उन्होंने बाकी तरक्की के जो मुख्तलिफ कारनामे उनके बकौल सरअंजाम दिए थे उन सब का जिक्र किया। तो ये उन्होंने बताया कि उनका बयानिया तरक्की का बयानिया, इस बारे में भी उन्होंने बार बार ये कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने पाँव पे खड़े होने का अज़्म रखते हैं। इस वक्त लोगों को जो बहुत मायूसी है वो ये कि हम इंतहाई गरीब मुल्क हो चुके हैं और हम लोगों से तलब करते हैं मदद, उनसे यानी कशकोल लेके उनके पास जाते हैं। तो ऐसे में हमारी कौमी हमीयत और कौमी इज़्ज़त और एहतराम वो किस हद तक मुतासर हो चुका है, ये इदराक भी था नवाज़ शरीफ साहब को उनकी तकरीर में, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। और एक बहुत बड़ा अहम पैगाम, और ये मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जितनी बार भी हुकूमत में आए हैं, ये उनका एक कंटिन्यूस थीम रहा है कि वो हमसाया मुल्कों के साथ, ख़ास तौर पर इंडिया के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, और इस बेहतर बनाने की कोशिशों के नतीजे में ही उनके ख़िलाफ़ उसकी सज़ा भी उन्होंने भुगती है। उन्होंने जब 1999 में वो बसर इक़्तिदार आए हैं, तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह से इंडिया के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की, वाजपेयी साहब इंडिया से पाकिस्तान आए बस यात्रा के ज़रिए से, यहाँ पे वो मीनार पाकिस्तान गए, दोनों रहनुमाओं ने तकरीबन इत्तफाक किया कि वो कश्मीर के मामले को भी हल करेंगे। तो एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ तनाज़ात का हल होने जा रहा था, लेकिन ये कोशिश को कबूल नहीं किया गया। कारगिल की जंग छिड़ी और उसके बाद फिर उनकी हुकूमत का भी खात्मा हुआ। तो ये इंडिया के साथ और हमसायों के साथ तल्लुकात को बेहतर करना और कश्मीर के मसले को बाइज़्ज़त तरीके से हल करना, ये वो कोशिश थी जिसके जवाब में उनकी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा 99 में। तो आज फिर उन्होंने इस बात का इरादा किया कि वो समझते हैं कि जब तक हमसायों के साथ तल्लुकात बेहतर ना हो, तरक्की का सफ़र आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट था आज के दिन में, और मेरे ख्याल में इसको मुल्क के अंदर ही नहीं, मुल्क से बाहर भी नोटिस किया जाएगा और इसके ऊपर इसके बारे में गौर व फिक्र किया जाएगा। तो ये बहुत अहम पैगाम था, और इसमें उन्होंने गालिबन ये बताने की कोशिश की है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो किस पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं अगर वो बरसर इक़्तिदार आ गए। तो उनकी पॉलिसी के ये चंद बड़े अहम नकात थे: उम्मीद, अमन का पैगाम, माजी के कारनामों की याद दहानी, और फिर वार्निंग कि अगर
काम का मौका न मिला तो फिर तूफान भी खड़ा हो सकता है। चुनांचे इन सब चीज़ों के नतीजे में ये बहुत अहम थी आज की ये तकरीर, और मैं समझता हूँ कि अब देखने वाली बात यह है कि अगले इंतखाबात तक क्या इस टेम्पो को ये पार्टी और नवाज शरीफ साहब बरकरार रख पाते हैं, क्या आवाम उनका ये पैगाम समझ पाते हैं, उसको उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं, और क्या इसके नतीजे में उनकी हमायत में कोई इजाफा होता है, और क्या इसके नतीजे में फिर इलेक्शन वाले दिन वो लोगों को अपने हक में वोट डालने में कायल कर पाते हैं। ये सारी बातें हैं जो आने वाले दिनों में देखने वाली होंगी, लेकिन कम से कम उनका पहले दिन का जो आगाज़ है मैं समझता हूँ वो बहुत कामयाब रहा है। अभी आने वाले दिनों में होगा कि कामयाबी का टेम्पो रहता है या नहीं रहता। बहुत शुक्रिया।